चलिए यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 का डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है और आगे हमारा जो 5th लेसन है उसमें काफी इसका यूजेस है, तो इसलिए हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमें ये जानना है कि हमने ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ रखा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ऐसी क्या चीजें हैं जो हमें यहाँ पे देखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि हम किसी भी फंक्शन का इनवर्स कब निकाल सकते हैं। जैसे कोई भी फंक्शन आपको दिया है और आपसे बोला जाए यार इसका इनवर्स निकालो, तो इनवर्स की कंडीशन होगी कि पहले फंक्शन आपको एक 1-1 फंक्शन देखना पड़ेगा कि वो जो फंक्शन है वो 1-1 है कि नहीं है। दूसरा आपको देखना पड़ेगा ऑन टू फंक्शन। आपको लग रहा होगा यार ये तो इनवर्स है, चैप्टर नंबर 1 का यूज हो रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा किसी भी फंक्शन का अगर हमें इनवर्स निकालना है तो फंक्शन डेफिनेटली क्या होना चाहिए, 1-1 होना चाहिए और क्या होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए। अब कोई बोले 1-1 क्या होता है, तो ये चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने पढ़ रखा है। अगर आपने थोड़ा सा ऐसा समझा हो कि A1 2 3 ABC, फर्स्ट टर्म की जो इमेज है वो A है, सेकंड टर्म की जो इमेज है वो B है, थर्ड टर्म की जो इमेज है वो क्या है, C। अगर इस टाइप की कंडीशन आती थी तो हम बोलते थे ये फंक्शन 1-1 है। या फिर आपने मैथमेटिकल पढ़ा होगा, मैथमेटिकल में ये बोला जाता था कि दो फंक्शन में एक में x1 डाल दो, एक में x2 डाल दो, दोनों को सॉल्व करो और x1 अगर x2 के बराबर आ जाता है तो भी हम फंक्शन क्या बोलते थे, 1-1 बोलते थे। ऑन टू की कहानी कुछ अलग थी। ऑन टू में हम बोलते थे रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। ठीक है, देखो हमें यहाँ पे 1-1 और ऑन टू फंक्शन ना तो प्रूव करना है ना तो बताना है। मेरा कंसर्न ये है कि किसी भी फंक्शन का अगर इनवर्स निकालोगे तो ये फिक्स कंडीशन है कि फंक्शन जो होगा वो क्या होना चाहिए, 1-1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए। ठीक है, अब समझते हैं इनवर्स क्या है। जैसे अभी तक हमने पढ़ा था, मान लो कोई फंक्शन आपको दिया है sin x, ठीक है, इसके बारे में आप जानते हो, बट हमको जो पढ़ना है यहाँ पे इनवर्स का मतलब कैसा लिखा होगा, इस टाइप का फंक्शन लिखा होगा ऐसा। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा ये मतलब नहीं। नॉर्मली अगर आप किसी फंक्शन का इनवर्स लिखना चाहते हो तो वो इस तरीके से लिखा, जैसे मान लो x इज इक्वल टू साइन थीटा लिखा है, मुझे बोला जाए यार इसका इनवर्स बताओ, तो मैं क्या करूंगा, थीटा को इधर ही रखूंगा और साइन को इस साइड भेजूंगा। जब हम साइन को इस साइड भेजते हैं तो लिखने का तरीका ये होता है, ये मतलब ये जो है एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है और ऐसे जब लिखा होगा तो क्या है, एक इनवर्स फंक्शन। क्या है, इनवर्स फंक्शन। अब आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि यार ये जो लिखा है क्या इसको 1/sin लिख सकते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये ऐसे ही चलेगा। हाँ, अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो ये जो x वाला पार्ट है वापस आप इसको इस साइड भेज सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे आप भेज सकते हो। तो हमें जो पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ना वो इस टाइप के फंक्शंस के बारे में ही डील करना है। ये जो फंक्शन है ना इसी के बारे में हमें डील करना है। अब ये फंक्शन कब हो सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि फंक्शन इनवर्स फंक्शन हमें पढ़ना होगा, उसके पहले ये डिसाइड हो चुका होगा कि फंक्शन वो 1-1 है और ऑन टू है। ठीक, अब समझने की कोशिश करिएगा कि मान लीजिए मेरे पास कोई फंक्शन ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, मान लेता हूं मैं y इज इक्वल टू साइन x लिखा हुआ है, ठीक है, ये नॉर्मल एक फंक्शन है, बट हमसे इसे किसी ने पूछा कि यार इसका इनवर्स बताओ, तो मैं चुपचाप क्या बोलूंगा, ऐसे लिख दूंगा, ये इसका इनवर्स फंक्शन हो गया। ठीक है, तो अपने को जो डेटा स्टार्ट करना वो यहां से करना कि इनवर्स फंक्शन जितने भी होंगे, जैसे अभी साइन लिखा है वैसे अगर कॉस होगा तो कॉस इनवर्स को अपन ऐसे लिखेंगे। मान लेते अगर कहीं गए तो tan वाला जो फंक्शन है उसका tan इनवर्स ऐसे होगा, कॉट का फंक्शन उसका कॉट इनवर्स ऐसे होगा, फिर sec इनवर्स x ऐसे होगा और फिर आता है आपका cos sec इनवर्स x, इस टाइप में। इसमें आपको 2-3 चीजें ध्यान देनी है कि यार ऐसे आपके दिमाग में ना आ जाए कि ये आपने इसको ऐसे लिखा। ये भी ध्यान में आना चाहिए कि आप ऐसा भी नहीं लिख सकते हो, आप ऐसा भी नहीं लिख सकते हो। नहीं मतलब नहीं, इनवर्स है वो इनवर्स सिर्फ शिफ्ट हो सकता है। अगर मान लो कोई फंक्शन cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा है तो आप इस cos को इधर ट्रांसफर कर सकते हो और वो भी ऐसे। आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने देखा ठीक है cos इनवर्स x लिखा है, एक काम करता हूं मैं cos को नीचे भेज देता हूं, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं आती। यहां पे अगर लिखना होगा तो सिर्फ यही लिख सकते हैं। तो हमें पर्टिकुलर
वो साइन कॉस नहीं पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है, ये इनवर्स वाले पार्ट पढ़ने हैं। इसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, अलग अलग क्वेश्चंस करने के तरीके होंगे। फिलहाल जो इनवर्स की कहानी है वो है कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स कब पॉसिबल है, जब फंक्शन 1 1 हो और ऑन टू हो। इनवर्स लिखेंगे कैसे वो बताएं। अब इनकी कुछ कहानी है जिसके बारे में हमें देखना है। जैसे मान लो मैंने ऐसे मान के चला कि मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, और मेरे से किसी ने बोला कि यार इसका एक ग्राफ बना के दिखा दो। ठीक है, तो साइन एक्स का ग्राफ अगर देखा जाए तो ये एक्स एक्सिस होता है और ये क्या होता है, वाई एक्सिस। ये क्या होगा आपका एक्स डैश होगा और ये क्या होगा आपका वाई डैश। मैं सारे ग्राफ नहीं बनाऊंगा बट कुछ ग्राफ हमें चाहिए होंगे। जैसे ये वाली वैल्यू 1 है और ये वैल्यू क्या -1। साइन का ग्राफ अगर आपने पढ़ा हो तो जो आपकी y की वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में आपकी जाती है। ठीक है, जब इसका ग्राफ आप प्लॉट करोगे तो ग्राफ कुछ ऐसे बनता है और यही चीज अगर पीछे की साइड आएगी तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, दोनों का साइज और ये सब सेम होता है और ये यहीं तक जाएगा, मतलब ये जो पार्ट है ना वो पूरा टच करके ही जाने वाला। नीचे भी सेम कहानी, नीचे भी सेम कहानी। अब यहां से यहां तक अगर सबने पढ़ा हो तो इस वाले पार्ट को हम नॉर्मली क्या बोल सकते हैं, π/2। इस वाले पार्ट को भी हम क्या बोलते हैं, -π/2। मैं इतने पे ही फोकस अभी अपना रख रहा हूं और ऐसे ही सारे ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब सारे मतलब जितने भी हैं उन सब के बारे में ऐसा ही कुछ होगा। हम उस ग्राफ पे नहीं जाएंगे बट जितना भी हमारे पास जरूरी का काम है उतना काम हम कर लेंगे। ये आपका हो गया साइन का ग्राफ, y इज इक्वल टू साइन एक्स, जिसमें x एक्सिस वाले पार्ट को हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, डोमेन। y एक्सिस वाले पार्ट को हम हमेशा क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। y इज इक्वल टू साइन एक्स के ग्राफ को अगर देखो तो आप नॉर्मली x एक्सिस वाले पार्ट को हम पढ़ते आ रहे हैं कि भाई वो क्या होता है, अपना डोमेन होता है और ये वाला पार्ट अपना क्या होता है, रेंज होता है। बट अगर इसी फंक्शन को एज ए इनवर्स में चेंज करूं, समझना जरा, इनवर्स अगर चेंज करूं तो क्या होगा। मैंने बोला x को ऐसे ही रखो, इसको इस साइड भेज दो, इसको इस साइड भेज दो, यही इनवर्स है। अब इसमें फर्क क्या होगा, समझो इसमें फर्क क्या होगा वो समझना। मान लो अब इसका अगर मुझे ग्राफ बनाना है सपोज को, तो अभी यहां पे जो एक्सेस थे वो थोड़े से रोटेट हुए। पहले कैसे चल रहा था, ऐसा चल रहा था और ऐसे था। अभी मैंने जब देखा कि मेरा जो ग्राफ है ये y है और ये x है, मैंने क्या किया, इसको रीशफल कर दिया। रीशफल का मतलब क्या हुआ कि अब जो है ये ऐसे देखा जाए तो ये y जैसा फील हो रहा है और ये कैसा फील हो रहा है, x जैसा। क्योंकि इसको अगर इससे मैच करो तो ऐसा ही दिख रहा है कि यार जो साइन है उसके साथ y आ गया, जो नॉर्मल है उसके साथ x आ गया। तो यहां पे जो चेंजेस होंगे ये भी पलट जाएंगे। पलटने का मतलब कैसा हो गया कि हम सिर्फ इतने पार्ट को उठाएंगे, इतने पार्ट को, और इसके ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जब ग्राफ को घुमाओगे, अपनी जगह से रोटेट कराओगे, x को y रखोगे और y को x रखोगे, समझना, x को और y को चेंज करोगे तो क्या फर्क पड़ेगा। जो यहां का इंटरवल था ये ऊपर चला गया क्योंकि आपने एक्सेस को चेंज किया है, और यहां का जो इंटरवल था वो नीचे आ गया। जो बचा हुआ पार्ट है ये 1 हो गया और ये क्या हो गया, -1 हो गया। दोनों को देख लेना, मैंने दोनों को क्या किया, उनके एक्सेस को शिफ्ट करा दिया। तो अब इनवर्स की कहानी में क्या चेंजेस आ जाएंगे जरा देखो, इनवर्स की कहानी में क्या चेंजेस आएंगे वो देखो। अब अगर मैं यहां से एक लाइन खींचूं और यहां से एक लाइन खींचूं तो ये जो इतना सा पार्ट है ना यही उठ के आएगा, इतना सा जो पार्ट है ये उठ के आ गया यहां पे, मान लो। ठीक है, यहां से लिया और यहां पे पहुंच गए। अब ये जो ग्राफ बना है ये नॉर्मली बना है y, जैसे ये लिखा है x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ y का। जैसे यहां पे अगर आपसे कोई पूछे कि यार ये वाला ग्राफ हमें चाहिए कि ये वाला ग्राफ चाहिए, तो हमें इनवर्स वाला ग्राफ चाहिए। और उस ग्राफ के अंदर चाहिए क्या, हमें डोमेन और रेंज चाहिए। मतलब इस ग्राफ के पर्टिकुलर इस पार्ट तक अगर आप जा रहे हो, इस पार्ट तक ध्यान देना जरा, इस पार्ट तक अगर आप जा रहे हो तो ये जो वैल्यूज है वो 1 के ऊपर है। किसके ऊपर है, और ये वाली जो वैल्यूज है अगर आप इसको अच्छे से देखो तो ये किसके ऊपर है, -1 के ऊपर है। मतलब यहां से यहां तक x एक्सिस पे जो पार्ट आ रहा है वो इतना पार्ट है आपका, और y एक्सिस पे जो आ रहा है वो इतना पार्ट है। ठीक है, तो अब यहां से ये डिसाइड हो गया कि अगर मुझे साइन इनवर्स x की बात करनी है
तो उसके रेंज के बारे में बात करनी होगी और उसके डोमेन के बारे में बात करनी होगी। रेंज की अगर मैं बात करूं तो ये जो क्लोज इंटरवल, मतलब ये जो वैल्यू है वो यहां तक पूरी आ रही है, तो हम रेंज लिखते हैं -π/2 से π/2, और डोमेन क्या लिखेंगे -1 से 1। मतलब जब भी हमें साइन इनवर्स देखना होगा पूरे चैप्टर्स के अंदर, हम उसके रेंज और डोमेन का डिस्कशन करेंगे। और यहीं पे हमें यही चीज हमें सीखनी है कि अगर ये साइन का ग्राफ ऐसा बनता है तो इनवर्स का ग्राफ ऐसा बनेगा, वैसे ही जो कॉस का केस है वैसे ही कॉस का जो ग्राफ आप बनाते हो, सेम ग्राफ को हमें क्या करना है, शिफ्ट कर देना। क्या कर देना? शिफ्ट कर देना। तो यहां पे अगर मैं देखूं बेसिकली, तो अगर आपको पुराना ग्राफ पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आपको एटलीस्ट रेंज और डोमेन याद रखने। वैल्यू के हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर आप कॉस का ग्राफ भी देखोगे तो कॉस का ग्राफ कुछ रफली अगर आपको याद हो तो कॉस का ग्राफ ऐसा बनता है, कुछ यहां से स्टार्ट होता था, यहां से ऐसे कुछ करके चलता था। ठीक है, तो हमें फिर से वही करना है यार कि ये जो वैल्यूज हैं उनको हमें देखना है। इसमें तो कोई चेंजेस नहीं होता क्योंकि साइन और कॉस की सेम कहानी होती है। ये 1 होगा और ये क्या होगा, माइनस होगा। चेंजेस आपके यहां पे होंगे जो इंटरवल्स है, उससे हमें क्या करना, रोटेट करा देना। तो रोटेट कराओगे तो ये 0 से पाई के बीच में आएगा, डोमेन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि फंक्शन का जो भी फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन हम कब निकालेंगे, जब फंक्शन 1 हो और ऑन टू हो। दूसरा केस क्या है कि हम जो फंक्शन है उसको इस भाषा में लिखने के ट्राई करेंगे, और कोई भी फंक्शन ऐसे जैसे इनवर्स लिखा है तो ये पॉसिबल नहीं है, डिवाइड में नहीं जाएगा, आपको नॉर्मली ऐसे पढ़ना है। ठीक है, फिर हर फंक्शन की एक कंडीशन है कि उसका रेंज कितना होगा, डोमेन कितना होगा। मतलब अगर आप बोर्ड के लिए कर रहे हो तो आपको कम से कम ये टेबल एटलीस्ट पता होनी चाहिए कि किसका डोमेन कितना है, किसका रेंज कितना है। जैसे डोमेन की बात करें तो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं एक्स एक्सिस की वैल्यूज, और रेंज की बात करें तो वाई एक्सिस की वैल्यू। वही सेम काम आपको इनवर्स के अंदर भी करना है। जैसे मैंने साइन का ग्राफ, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाया, वैसे ही कॉस इनवर्स का होगा, वैसे ही टेन इनवर्स का होगा, वैसे ही कॉट इनवर्स का, वो सब कुछ आपको दिया है। बट हमें ग्राफिकल सेक्शन से अलावा हमको रेंज और डोमेन, बोर्ड के लिए हमें रेंज और डोमेन याद रखने होते हैं। ठीक है, तो इसी ग्राफ को बेस लेके सारे रेंज और डोमेन अपन लिख रहे हैं। एक्चुअल जो ग्राफ आपको पता होगा उसको घुमा के अगर आप सॉल्व करोगे तो वापस सारे रेंज और डोमेन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं इस पूरे फंक्शन में जाऊं और यहां पे अगर हमें डोमेन और रेंज लिखना है आपको, तो सबसे पहले हम जाते हैं और यहां पे हम फंक्शन डालेंगे, जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स। ये हमें याद करने पड़ेंगे। बात आती है यहां पे डोमेन की, बात आती है रेंज की। ठीक है, हम बात करेंगे अगर डोमेन की, तो डोमेन होगा -1 से 1 क्लोज इंटरवल, और रेंज जो होगी वो -π/2 से π/2, ये भी क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल का मतलब होगा -π/2 भी आएगा और वो दोनों नंबर्स भी आने वाले। कॉस में भी सेम कहानी है, कोई चेंजेस नहीं है। यहां पे 0 से पाई, इसके अंदर कोई नेगेटिव नहीं आता। 10 में जाओगे तो डोमेन आपको रियल नंबर लिखा होगा, क्योंकि 10 का अगर ग्राफ एक्चुअल में आप जानते होगे तो 10 का ग्राफ ऐसा बनता है और उसको कोई रोक नहीं पाएगा। इन्वर्स करोगे तो क्या होगा, रोटेट हो जाएगा, बस इतना फर्क पड़ने वाला। अब यहां पे अगर मैं 10 की बात करूं तो जो साइन का होगा रेंज वही होगा, बट ओपन इंटरवल आ जाएगा। अगर मैं कॉट की बात करूं तो कॉट की कहानी भी सेम होगी, बस ओपन इंटरवल आ जाएगा कॉस के लिए। अब सेक की बारी आती है, किसकी, सेक की। सेक में अगर आप जाओगे तो जो टेक्स्ट बुक में लिखा है वो ऐसा लिखा है, -1 से 1। ठीक है, वही हम यूज कर रहे हैं, ये भी सेम होता है -1 से 1। अब मान लो सेक है तो सेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos लिख सकते हैं, और कॉस में अगर 0 डालोगे या कॉस में π/2 डालते हो तो वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो हम कॉस की ही रेंज लिखने वाले हैं, 0 से पाई। उसमें क्या हटाना पड़ेगा अपने को, क्या हम ऐसा बोल पाएंगे, 0 से पाई, और उसके अंदर मुझे क्या करना होगा, π/2 हटाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 1/cos में अगर पाई की वैल्यू डालोगे तो cos पाई क्या होता है, 0, तो वो नॉट डिफाइंड देने लगेगा। वैसे यहां पे जाओगे, इसकी वैल्यू क्या आएगी, -π/2 से π/2, और इसके अंदर आपको 0 माइनस करना पड़ेगा।
पर्टिकुलर जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके अंदर ये सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए, तभी हम क्वेश्चन को कर पाएंगे, तभी हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। मतलब अगर हमारा क्वेश्चन रेंज में नहीं है तो हमको रेंज में बनाना पड़ेगा। जैसे साइन का क्वेश्चन आया तो उसकी रेंज ये होगी, कॉस की जो रेंज होगी वो कॉस इनवर्स की रेंज ये होगी, टेन की रेंज ये होगी, कॉट की रेंज ये होगी, और यहां पे सेक की होगी, और ये किसकी होगी, कॉसेक की होगी। ठीक है, इतना तो पहले याद करना होगा। हम फर्स्ट एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, हम आगे की अभी बात नहीं कर रहे। इसके बाद आता है और क्या याद रखना पड़ेगा, तो कम से कम 0, 30, 60 या 45, 60 और 90, 45, 60 और 90। जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था, कम से कम साइन, कॉस, टेन, एटलीस्ट ये वैल्यू तो आनी चाहिए जो टेबल आपकी है, टेन स्टैंडर्ड की। 0 मतलब 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, फिर 1, √3/2, 1/√2, 1/2, और ये क्या होगा 0। फिर यहां पे आते हैं ये 0, ये 1/√3, ये कितना होगा 1, इसको कट किया √3, और ये क्या हो गया नॉट डिफाइंड। कम से कम इतनी वैल्यूज तो हमको चाहिए। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, पलट सकते हैं, पलटने के बाद आपको वैल्यूज, इतनी वैल्यू, देखो सब कुछ करने के बाद आपको अगर टेबल ही नहीं याद है तो कुछ नहीं कर पाओगे। और क्वाड्रेंट चेंज करना आना चाहिए। क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ कि भाई 0, 90, 180, 270 और 360। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। पहले में ऑल पॉजिटिव 11 का पार्ट है ये, इसमें क्या होता था साइन और कॉसेक पॉजिटिव, और इसके बाद वाले में क्या आता है 10 और कॉट पॉजिटिव, इसके बाद वाले में क्या आएगा कॉस और सेक पॉजिटिव। ठीक है, पहले क्वाड्रेंट के अंदर मैं लिख देता हूं भाई, ये याद आपको होना चाहिए क्योंकि आप 12th स्टैंडर्ड में हो, और कम से कम इतनी वैल्यूज तो आपको पता होनी ही चाहिए। और ये क्या होता था 270 माइनस थीटा, फिर इसके अंदर आओगे तो 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा, वापस पहुंचोगे तो 360 प्लस थीटा। इतनी चीजों की जरूरत पड़ेगी अगर आप एक्सरसाइज को सॉल्व करने जा रहे हो। सबसे पहले तो ये टेबल पता होनी चाहिए कि भाई कौन किसकी क्या रेंज है, किसका क्या डोमेन है। तो अभी फिलहाल हम रेंज की बात करेंगे, डोमेन का डिस्कशन नहीं। टेबल चाहिए हमें, ये क्वाड्रेंट चाहिए हमें दिमाग में, ये वैल्यूज अपने को चाहिए। ये सारी तो सेकेंडरी चीज है, ये आपने पढ़ रखी है पहले से, एक बार बस छोटा सा मैंने रिकॉल किया। ठीक है, अब इनमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो समझो। जैसे मैंने कुछ क्वेश्चंस यहां पे ले रखे हैं, और ये सारे क्वेश्चन डिपेंड करेंगे उसके रेंज पे और किसी पे नहीं। सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया टेक्स्ट बुक का, अब समझना, मैं साइड में लिखता जाऊंगा कि हो क्या रहा है। जैसे पहले पार्ट पे गए, मैंने लिखा साइन इनवर्स -1/2 दिया है, तो सबसे पहले आप क्या करो, लेट कर लो। क्या लेट करोगे कि इसको थीटा ले लेते हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली साइन इनवर्स की वैल्यू नहीं लिख सकते। थीटा लिया तो मैंने क्या बोला कि अगर कोई इनवर्स का फंक्शन है तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ठीक है शिफ्ट हो जाने दो। क्या लिखोगे, साइन थीटा। फिर आपको देखना है कि साइन थीटा में 1/2 माइनस का कब हो सकता है। तो ठीक है, हमने बोला एक काम करते हैं, साइन थीटा को कुछ ऐसे लिख लेते हैं, साइन माइनस कितना π/6 लिख सकते हैं या नहीं, क्योंकि 1/2 की वैल्यू किस पे होती है, 30 पे होती है, तो वो टेबल आपको पता होना चाहिए 30 पे। अब इन दोनों को अगर मैं मैच करूं तो ये भी साइन और ये भी साइन, तो साइन साइन निकल जाएगा, क्या मिलेगा, ये मिल सकता है या नहीं मिल सकता। फिर आप देखोगे कि हम साइन का डिस्कशन कर रहे हैं, तो साइन की रेंज क्या होती है, तो साइन की रेंज होती है -π/2 से π/2 के बीच में, जो हमने पीछे भी डिस्कस किया, क्या ये जो वैल्यूज है ये इसकी रेंज में आ रही है। -π/2 मतलब -90 से 90 के बीच में, -30 तो आएगा ही आएगा ना, तो इसका मतलब हमें इसको कोई चेंज करने की जरूरत है क्या, नहीं। यही आपका आंसर है। आपको ये देखना है कि रेंज में आना चाहिए, किस में आना चाहिए, रेंज में आना चाहिए। रेंज में अगर आ गया तो हमारा काम हो गया, नहीं आया तो हमें चेंज करना पड़ेगा। जैसे सेकंड क्वेश्चन है, मान लो आपसे इसने पूछा कि ठीक है इसके बारे में बताइए जरा, तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसमें जाएंगे, इसको क्या कर देंगे थीटा, इनवर्स है तो ये इधर शिफ्ट होगा, डिवाइड में नहीं जाएगा, किस में जाएगा, सीधे चला जाएगा। तो क्या लिखोगे, बोलो क्या लिख सकते हो इसको, कॉस थीटा। कॉस में √3/2 कब होता है, क्या लिखोगे इसमें, π/6। कॉस से कॉस चला जाएगा, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई
फिर आप जाओगे और ये चेक करोगे कि क्या ये रेंज में आता है। तो कॉस की रेंज क्या होती है 0 to पाई, ये तो इसके अंदर आ रहा है ना, तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको ये देखना आना चाहिए कि वो रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ओके, आई होप कि यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेकंड देखिए, अब हमको ऐसा ही क्वेश्चन फिर से दिया, तो फिर हम क्या करेंगे, लेट कॉसेक 1/2 को थीटा लेंगे, 2 इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, कॉसेक थीटा। अब बताओ कॉसेक में 2 कब होता है, बताओ चलो, कॉसेक में 2 कब होता है, साइन में 1/2 जहां होगा उसी का उल्टा। तो इसमें अगर मैं जाऊं तो मैं ये लिख सकता हूं क्या, कॉसेक π/6, बोलो, ये दोनों चले गए तो थीटा की वैल्यू π/6 है। फिर आप जाके देखो इसकी कॉसेक की रेंज क्या होती है, कहां से कहां तक होता है, देखो जाके, मिला -π/2 से π/2, उसमें क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। तो ठीक है, इसकी रेंज चेक कर लेते हैं, रेंज -π/2 से π/2, उसके अंदर क्या नहीं होना चाहिए भाई, 0 नहीं होना चाहिए। अब देखो क्या ये इसके अंदर आ रहा है, आएगा ना, क्योंकि -90 से 90 के बीच में ये वैल्यू तो आएगी ना, तो ये आपका आंसर हो गया, कुछ करने की जरूरत नहीं, यही आंसर है आपका। आ जाओ आगे, इसमें चेक करते हैं, लेट tan इनवर्स माइनस ऑफ √3 इक्वल टू थीटा, √3 इज इक्वल टू tan थीटा। 10 में √3 कब होता है, तो मैंने मान लिया कि चलो पाई कितना 3 लिख सकते हैं, 10 से 10 चला जाएगा, थीटा की वैल्यू क्या आएगी। अब इसके बाद इसका रेंज पे पहुंचो, 10 की रेंज आपकी होती है माइनस ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, सही है। क्या ये वैल्यू इसके अंदर आएगी, आने का मतलब समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, कि 180 डिवाइड बाई 3 मतलब 60, यही होगा ना। और मेरी वैल्यू जो हो रही है -π/2 से π/2, मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी वो -90 से 90 के बीच में आ रही है, मतलब इसके बीच में कहीं ना कहीं ये वैल्यू तो लाई करने वाली ही है ना। अगर लाई करने वाली तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, यही आंसर। आपको ये देखना है कि जो वैल्यूज आप निकाल रहे हो वो रेंज में आनी चाहिए, बस, और कुछ नहीं। एनसीईआरटी में इतना ही है। आगे चलते हैं, यहां पे आते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में पहुंचेंगे, लेट करो cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू थीटा, -1/2 इज इक्वल टू cos थीटा। वापस जाते हैं, cos में -1/2 कब होता है, बोलो कितना, π/3, सही है। थीटा से थीटा चला गया, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि क्या ये रेंज में है, तो cos की रेंज जो होती है वो पॉजिटिव होती है, नेगेटिव तो पहली बात होती ही नहीं, 0 से पाई होती है, इसका मतलब ये रेंज में नहीं है। अब रेंज में लाने के लिए क्या करना होता समझो, रेंज में लाने के लिए ये जो वैल्यू है ये, उसमें से ये वैल्यू है, ये माइनस मत ध्यान रखना, ये जो वैल्यू है उसको माइनस करना होता है, वैल्यू को माइनस करना होता है, कितना आएगा 2π/3। अब ये चेक करोगे ना तो ये रेंज में आएगा, करके देख लेना, यही आंसर है। अब देखो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जब रेंज में आप चेंज कर रहे हो तो पाई, फिर आपने बोला था इसको माइनस करना तो फिर -π/3 कर दो, ऐसा नहीं। ओनली ये वैल्यू आपको माइनस करनी, ओनली ये वैल्यू आपको माइनस करनी जो ये है, तो ये नहीं आएगा, ये नहीं लगाना आपको डायरेक्ट माइनस करना। अब कोई बोले ये कैसे रेंज में आ रहा है, तो देख लो 0 से पाई के बीच में क्या होता है 180 होता है, 0 से लेके पाई तक मतलब 0 से 180। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 120 आएगा, कितना, तो उसके बीच में आना मतलब ये रेंज हो गया। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो ये होगा, ध्यान रखना इस चीज को। वापस आओ यहां पे आओ, ये क्या लिखा है भाई, लेट tan इनवर्स -1 इक्वल टू थीटा, -1 इक्वल टू tan थीटा, माइनस ये कब होगा π/4 पे होगा, थीटा से थीटा चला गया -π/4। क्या लगता है इसकी रेंज क्या होगी, बोलो। रेंज साइड में लिख दिया करो जिससे आपको याद होने में आसानी हो जाएगी। ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, उसके बीच में आएगा, तो ये आंसर हो गया आपका, ये आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगले क्वेश्चन में पहुंचते हैं, और ये क्वेश्चन कैसा लिखा है, सेक 2/√3 इक्वल टू थीटा। तो 2 बाई, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। देखो बताओ सेक में 2/√3 कब होता है, π/6 पे, तो सेक π/6, और ये भी सेक। अब क्या करोगे, थीटा से थीटा मतलब थीटा से मतलब सेक से सेक चला गया। अब इसकी रेंज बताओ, रेंज कॉस वाला पार्ट लगेगा,
0 से पाई और उसमें से क्या माइनस करना अपने को, π/2, यही है ना। तो ये वैल्यू आ रही है इसके अंदर या नहीं आ रही, आ रही, मतलब यही आंसर है, कुछ करने की जरूरत एक्स्ट्रा नहीं है। रेंज लिखते जाओ बस, आगे आओ, इसमें पहुंचो। लेट cot इनवर्स √3 इज इक्वल टू थीटा, √3 इज इक्वल टू cot थीटा। √3 कब होता है cot में भाई, क्या बोलेंगे, cot π/6, सही है। cot से cot हट गया, थीटा की वैल्यू π/6 है। अब बताओ cot की रेंज क्या होगी, cot की रेंज वही होगी जो आपके लिए cos के लिए काम कर रहा था। तो मैं लिखता हूं 0 से ओपन इंटरवल, कौन सा इंटरवल, ओपन इंटरवल 0 से पाई, क्या रेंज में आ रहा है, आ रहा है, तो कोई दिक्कत है क्या। अगला इसमें जाओ, लेट करिएगा cos इनवर्स -1/√2 इक्वल टू थीटा, 1/√2 इज इक्वल टू cos थीटा। cos में -1/√2 कब होता है, क्या लिखोगे, π/4 नेगेटिव का, थीटा से थीटा चला गया। अब यहां पे आपको देखना है क्या ये रेंज में है, नहीं है, क्यों, क्योंकि cos की जो रेंज आती है वो कहां से कहां तक आती है, 0 से पाई, ये नेगेटिव आ रहा है तो इसके अंदर नहीं है, तो रेंज में कन्वर्ट करना है, क्या लिखोगे, पाई में से क्या माइनस करना अपने को, वापस वो माइनस वाला साइन नहीं लगाना, कितना आ गया। अब इसको चेक करके देख लेना, 3 इंटू पाई का मतलब 180 डिवाइड बाई 4, वो रेंज में आएगा, रेंज में आएगा मतलब इसका आंसर आपको ये लिखना पड़ेगा। तो जो भी नेगेटिव वाला पार्ट है उसको रेंज में लाना पड़ेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखो क्या है, इसमें पहुंचोगे तो आपके पास क्या वैल्यू है, देखो, लेट cosec माइनस ऑफ रूट, और इसको इस साइड ले गए, चलो भाई, cosec में नेगेटिव कब होता है बताइए जरा, ये वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, साइन का उल्टा, मतलब cosec माइनस π/4, cosec से cosec चला गया, थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, -π/4। क्या लगता है cosec का रेंज क्या होता है, तो हम बोलेंगे उसकी रेंज तो हमने पढ़ी है, -π/2 से π/2, किसको छोड़ दिया जाए, 0 को, तो ये वैल्यू इसके अंदर आएगी, हाँ आएगी, आंसर क्या होगा, -π/4। अब देखो ये दो टर्म जुड़े हुए या 3 टर्म जुड़े हुए, आप चाहो तो तीनों को अलग अलग कर सकते हो, मैं अलग नहीं करूंगा, मैं एक साथ करता हूं, आपको लगे आपकी सुविधा के अनुसार तो इसको पहले अलग सॉल्व करो, फिर इसको अलग सॉल्व करो, फिर इसको अलग सॉल्व करो, तीनों क्या कर दो, जोड़ दो। बट मैं पहले देखता हूं tan इनवर्स 1, अब थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, tan इनवर्स 1 कब होता है, π/4, तो सीधे π/4 लिखते हैं, क्या ये रेंज में आएगा, तो इसकी रेंज आपकी सुविधा के लिए यहां लिख देता हूं, क्या आएगा भाई, -π/2 से π/2 आएगा, रेंज में आ रहा है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। cos में -1/2 कब होता है, नहीं पहले हम वो देखेंगे कितना आ रहा है, अगर मान लो 1/2 देखेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव ऑफ π/ कितना 3 बोल सकते हैं, 60 की वैल्यू, बट अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव रेंज तो आती नहीं, रेंज कहां से कहां तक होती है, 0 से पाई होती है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पाई माइनस π/3, ये करना पड़ेगा आपको, ये आपको लिखना पड़ेगा। आप चाहो तो साइड में ऐसे जैसे अभी बताया थोड़ी देर पहले ना, वो कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है अपने को, बट कब तक करेंगे, ये लिखा, फिर हम बोलेंगे cos में कब होता है ये, तो -π/3, फिर बोलेंगे यार ये तो रेंज में नहीं है तो इसको रेंज में लाओ, तो रेंज में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको माइनस करना पड़ेगा, पाई माइनस π/3, तो वही लिख दिया डायरेक्ट। फिर यहाँ पे साइन में कोई दिक्कत है नहीं, साइन की वैल्यू कब होगी, ये रेंज में आता है, इसकी रेंज क्या होती है, -π/2 से क्या होती है, -π/2 से π/2 होती है। अब इनको सॉल्व कर लो, एलसीएम लेना बस, π/4 इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, 2π/3, और ये क्या आएगा, -π/6, एलसीएम कितना ले सकते हैं इसका बोलो, हाँ 12, इसको देखो ये 8π और ये हो जाएगा 2π, इनको जोड़ लो भाई, 9π/12, मतलब कट कर ले अगर तो 3π/4, ये फाइनल आंसर होगा। अब इसमें कोई रेंज नहीं देखनी क्योंकि हम ऑलरेडी रेंज में लेके आ रहे हैं, तो हमें दोबारा रेंज देखने की जरूरत नहीं। ओके चलिए, एक ये लास्ट क्वेश्चन है और इसके अलावा सब इजी है, आप सीधे रेंज में आपको चेंज करना। देखो इसकी रेंज क्या होगी सर, ये cos पॉजिटिव है, इसका मतलब ये इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं अपन, π/3, क्या ये रेंज में है, तो आपके दिमाग में होना चाहिए इसकी रेंज 0 से पाई होती, हाँ भाई उसके अंदर आ रहा है। इसमें बताओ क्या है, 1/2 लिखा है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, π/6, ये इसको इससे काट दो तो π/3 प्लस π/3 ऐड कर लेते हैं 2π/3।
अब इसको रेंज में चेक करने की जरूरत है क्या? नहीं चेक करनी। तो इतना सा पार्ट था जो हमने फर्स्ट पार्ट लिया है पहले एक्सरसाइज। उसके अंदर अगर आपको रेंज वाला पार्ट अगर क्लियर है कि रेंज और डोमेन क्या है और टेबल आपको आती है, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, थैंक यू।